गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कर्ता के ऊपर। देखिए, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एआईबी सीरीज़ का जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम फैमिली लॉ को डील करेंगे। एक्चुअली क्या है कि फैमिली लॉ जो है वो बहुत कम स्टेट्स में आता है, जिसकी वजह से लोगों का वो बहुत कम प्रिपेयर होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले जो डील किया है फैमिली लॉ। उसमें भी मेरा मानना ये है कि जो अनकोडिफाइड लॉ है उसके लिए आपको बहुत सारा कमेंट्री पढ़ना पड़ेगा और वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये छोटे छोटे टॉपिक लाएंगे जो कि अनकोडिफाई हैं और वो आपको इनिशियल स्टेज पे बहुत जल्दी प्रिपेयर हो जाएंगे। इनमें से फिर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो चलिए करते हैं। ऑरल सेक्शन रहेगा। मेनली जो मैं बोलूँगी वो आपको ध्यान से सुनना है। आप डबल की स्पीड पे सुन सकते हैं, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बेसिकली कर्ता जॉइंट हिंदू फैमिली का ये कंसेप्ट है, ये हिंदू लॉ में ही आता है बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अगर हम मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे या अदर लॉ पढ़ेंगे वहाँ पर जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या टॉपिक हम डील करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कर्ता। कर्ता का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कर्ता होता क्या है, कौन होता है। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, पहले एंशियंट टाइम में सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जिसको सभी मेंबर जो भी हैं वो अगर सहमति दे देते हैं वो क्या कहलाता है, कर्ता। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। तो अभी वो बन जाएंगे कर्ता। अब देखिए, कर्ता बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। सबसे पहले आपका को पार्टनर होना ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन को पार्टनर नहीं है तो वो कर्ता भी नहीं बन सकता। दूसरा, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर। सीनियर मोस्ट मेल मेंबर का कंसेप्ट क्यों लिया गया है, क्योंकि एंशियंट लॉ में सीनियोरिटी को एक क्या माना जाता है, मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उसको सभी फॉलो करते थे और ही वॉज बाउंड टू मेंटेन होल फैमिली। HUF का कंसेप्ट है हिंदू ज्वाइंट फैमिली का। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड ज्वाइंट फैमिली। तो इसको फॉलो करते हुए क्या माना जाता है कि कर्ता जो होगा वो ऐसा होना चाहिए जो कि सबको बाइंडिंग फोर्स रखे। ठीक है, अब हु इज कर्ता। कर्ता कौन हो सकता है, हमने बता दिया सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा। ठीक है, अब क्या एक केस में मोर देन वन कर्ता हो सकते हैं। देखिए, कर्ता की पोजीशन एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली में मैनेजर, ट्रस्टी या एजेंट की तरह होती है। ठीक है, वो क्या काम करता है, उसकी मेन उसके ऊपर ऑब्लिगेशन क्या है, पूरे कुटुंब यानी कि पूरे फैमिली को होलसम बनाए रखना, उनको संजो के रखना। जॉइंट फंड में जितना भी पैसा आए, एक पूल होता है सारा का, सभी फंड्स जितने भी हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ इसको मेंटेन करने का काम बेसिकली किसका होता है, कर्ता का। ठीक है, तो कर्ता क्या करता है, मेंटेन करता है इस पूरे पूल को। इसमें से किस मेंबर के हिस्से कितना प्रॉपर्टी आएगा, किसको पढ़ाना है, किसकी शादी कैसे करानी है, ये सब सारा कर्ता होता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, हिंदू जॉइंट फैमिली में कर्ता बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करता है और बहुत इमेंस पावर यूज करता है। इवन इसके डिसीजंस को कोई भी कोर्ट में लीगलिटी को चैलेंज नहीं कर सकता कि इसने इतना पैसा इस पे लगाया, इतना पैसा इस पे लगाया, करता पार्शियल हुआ। नहीं, जब तक कि पार्टीशन का क्वेश्चन ना आ जाए या फिर इसके इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन ना आ जाए। ठीक है, अगर कर्ता खुद मिसचीफ करेगा या फंड्स का जो यूज होना चाहिए प्रॉपर यूज ना करके अगेंस्ट द फैमिली चलने लगेगा, तब क्वेश्चन आ सकता है। बट इस चीज़ पे ग्राउंड बनाना कि ये कैसे मेंटेन कर रहा है या ये गलत तरीके से मेंटेन कर रहा है, ये क्वेश्चनेबल नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे थे, क्या एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली में मोर देन वन कर्ता हो सकते हैं। देखिए, कर्ता का मेन काम क्या है, एज ए मैनेजर, है ना, वो एज ए मैनेजर काम कर रहा है, और ट्रस्टी, है ना, और वो एजेंट की तरह काम कर रहा है।
तो बट प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए सपोज कीजिए बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, उनको मैनेज करने के लिए हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़े, बट कभी भी कर्ता एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, मैनेजर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, संभालने वाले एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का इंटरेस्टमेंट एक से ज़्यादा लोगों के पास आ सकता है। सपोज कीजिए हिंदू जॉइंट फैमिली ने एक बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया है, जैसे उनकी एक ये फैक्ट्री है, एक ये फैक्ट्री है, एक ये फैक्ट्री है, अब एक आदमी इन सबको नहीं कर रहा, मेंटेन कर पा रहा है, तो डायरेक्टर एक से ज़्यादा बन जाएंगे फैमिली में से ही, लेकिन जो कर्ता होगा वो हमेशा एक ही होगा, ठीक है, और वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा। अब मेरा मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप क्या आप ये बताइए कि अगर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं जब हमारे दादाजी जिंदा होते हैं तब भी जो फादर हैं वो मेनली एक फैमिली में करता होते हैं, तो जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है वो डिजीज के कारण, इन्फॉर्मिटी के कारण, या फिर किसी भी अलग, या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गया उसके कारण वो काम नहीं कर पा रहा है, तो क्या उससे जूनियर मेल मेंबर को कर्ता बनाया जा सकता है? इसका आंसर है यस। कर्ता बनता कैसे है? कर्ता के लिए क्या है, बाय बर्थ आपको उस फैमिली का मेंबर होना चाहिए या बाय अडोप्शन, है ना, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बाय बर्थ ही हो, ठीक है। दूसरा, आप उस फैमिली में कोपार्टनर होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, सभी कोपार्टनर जो भी आपके जूनियर हैं दे उनका कंसेंट होना चाहिए, वो आपको कंसेंट दे कि हाँ आप एज ए कर्ता काम कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों काम हो जाएंगे तो पर्सन कर्ता बन जाएगा। तो सीनियर मेल मेंबर बनेगा सीनियोरिटी में ही, भाई एक नहीं है तो हम उससे नीचे वाले पे आ जाएंगे, तो इस तरीके से सीनियर मेल मेंबर भी बन सकता है अगर अदर कोपार्टनर एग्रीमेंट दें। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्या माइनर भी कर्ता बन सकता है? मैंने बताया ना, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर अगर कर्ता बनने की पोजीशन में नहीं है, सपोज कीजिए, और हाँ वो कैपेबल होना चाहिए सभी काम को करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि क्या माइनर भी कर्ता बन सकता है? ठीक है, तो माइनर, क्या माइनर कर्ता बन सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, माइनर भी बन सकता है, लेकिन वो फिर प्रॉपर्टी को अलाइनेट या जो अदर ऑप्शंस है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। वो उसका एज ए अंडर द गार्जियनशिप ऑफ समवन वो काम करेगा। और सपोज कीजिए, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देती हूँ, एक फैमिली है, ये देखिए एंशियंट टाइम की बात है, अभी तो मतलब रूल चेंज हो गए हैं, जब से 2006 का अमेंडमेंट आया है उसके बाद क्या हो गया है कि जो डॉटर है ना, डॉटर है वो भी कोपार्टनर बन गई है। तो होगा क्या, अगर किसी फैमिली में सभी मेल में की डेथ हो जाती है, सपोज कीजिए एक माइनर बचा है और बाकी सारी फीमेल हैं, तो अगर फीमेल कोपार्टनर नहीं है कोई भी, तो जो मेल होगा वो कोपार्टनर बनेगा, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, डॉटर भी कोपार्टनर बन सकती है, तो अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हाँ डॉटर कोपार्टनर बनेगी और वो रोल को एनहांस करेगी, अब फीमेल का ऐसा कोई रोल रह नहीं गया है। क्या माइनर एज ए कर्ता बन सकता है? वो किसी ना किसी गार्जियनशिप के अंडर काम करेगा, लेकिन अगर बाकी अदर मेंबर असेंट दे कि ये हमको मैनेज कर लेगा, बस पावर ऑफ जो माइनर एक्चुअल में पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जैसे अलाइनेशन और बेचने वगैरह की या कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो पावर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, बट एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो रिप्रेजेंट कर सकता है फैमिली को। अच्छा, कर्ता की क्या पोजीशन रहती है, कर्ता किस पोजीशन में काम करता है? देखिए, जब हम रोल ऑफ कर्ता पढ़ेंगे मेंस पे इसका अलग से क्वेश्चन आता है, क्या कर्ता फैमिली में मैनेजर होता है, क्या वो ट्रस्टी होता है, क्या वो एजेंट होता है? तो इसका आंसर ये है कि वो तीनों की क्वालिटी लेके बैठा है, लेकिन वो एक्चुअल में इनमें से कुछ भी नहीं है। कर्ता एक अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है, ठीक है, वो मैनेज करता है पूरी फैमिली को, लेकिन वो डिसीजन मेकर नहीं होता कि जो कर दिया तो कर दिया, लेकिन बाउंड नहीं है, वो किसी को आंसरेबल नहीं है। ऐसे ही एजेंट, क्या वो एजेंट है? तो रिप्रेजेंट जरूर करता है वो फैमिली को, लेकिन वो अपनी दिमाग से भी काम कर सकता है, वो बाउंड नहीं है किसी भी उससे। हाँ, फिड्यूशरी रिलेशनशिप है, कि उसको बेनिफिट सोचना है पूरी फैमिली का, तो ये इसकी पोजीशन होती है। मिक्सचर ऑफ ऑल क्वालिटीज लेता है ये, मैनेजर की भी, एजेंट की भी, ट्रस्टी को भी। जब भी मेंस का क्वेश्चन आए इस तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या डॉटर भी एज ए कोपार्टनर बन सकती है? तो
2006 के बाद अमेंडमेंट आ जाने के बाद आपको पता है पोजीशन चेंज हो गई है। अब फीमेल भी डॉटर एज ए कोपार्टनर बनने लग गई हैं, तो वो भी कर्ता बन सकती हैं। इसका आंसर यस है। और दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस है, केस का नाम मैं बता देती हूँ, डबल बेंच जज का केस है, ठीक है। और ये सुरेश कुमार कायत और मीना बंसल का केस है, शायद मीना बंसल जी का, हाँ ठीक है। ये है मनु शर्मा का केस। आप जब सॉरी मनु गुप्ता वर्सेस है सुजाता शर्मा। ठीक है, इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि डॉटर एज ए कोपार्टनर हो सकती है जब से 2006 में पावर अमेंड हुई है। और ये लीडिंग केस है, इसको आप याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाएगा। डॉटर एज ए कोपार्टनर अगर कहीं भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है एआईबी में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि कौन सा केस है जो कि डॉटर एज ए कोपार्टनर पर डील करता है, वुमेन एज ए कोपार्टनर पर डील करता है। तो ये मनु गुप्ता का आप याद करने ना, सुजाता शर्मा का। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता क्या रहती है। कर्ता की पोजीशन मैंने आपको बताई। कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, मैनेज करना सभी फंड्स को, जितना भी फंड आए उसको एक पूल में आता है, वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का हिस्सा बन जाता है, उसको पूरा कैसे उसका एलोकेशन होना है, कैसे क्या होना है, वो सारी चीज़ें करना। अलाइनेशन कर सकता है ये प्रॉपर्टी का, अगर बेचनी पड़े तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द वो फैमिली। और 3 ही केसेस में ये अलाइनेशन कर सकता है, जब नेसेसिटी हो, धर्म के कार्य के लिए और कुटुंब के निर्वाह के लिए। ये 3 चीज़ें अगर हिंदी में भी आप लिखेंगे एंशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग, तो यही 3 चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, दूसरा ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, केसेस में करता, जो बेसिकली जब भी कोई एचयूएफ के खिलाफ अगर आप केस करेंगे तो सीधा सीधा आप देखेंगे, हाँ, जब भी एचयूएफ के खिलाफ केस किया जाता है तो कभी भी जॉइंट हिंदू फैमिली को डायरेक्टली आप केस नहीं करते हैं। आप उस केस को रिप्रेजेंट कौन करेगा, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनना होगा, तो कौन बनेगा प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एचयूएफ के केस में, किसके नाम से होगा केस, कर्ता के नाम से। ठीक है, तो इसका काम है रिप्रेजेंट करना, किसको, फैमिली को, एचयूएफ को। अब अगला क्वेश्चन आता है सैलरी। क्या कर्ता को उसका काम करने के लिए सैलरी मिलती है। इसके ऊपर आप ना 2 लॉ देखिए, एक तो है हमारा एंशिएंट लॉ, ठीक है, एक है हमारा जो अभी मॉडर्न लॉ आ गया है। अब आप देखिए, अगर ये मैनेजिंग पोजीशन में है, ये मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी को एज ए मैनेजर, जैसे अदर बिजनेस में मैनेज करते हैं, डायरेक्टर बन के बैठा है, तो जो अदर मैनेजर को सैलरी मिल रही है वही सैलरी इसे मिलेगी मैनेज करने के लिए, क्योंकि वो एक फर्म के रूप में एक सैलरी पेड पर्सन के रूप में काम कर रहा है। बट एंशिएंट लॉ में कर्ता को पूरी फैमिली को संभालने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने के लिए कोई सैलरी नहीं मिलती थी। उसका कर्ता जो है वो एक जॉब नहीं है, इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट वॉज हिज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, वो फैमिली को काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब जो मेजर क्वेश्चन है, पावर क्या क्या है कर्ता की, कर्ता क्या क्या कर सकता है, देखिए, सेल कर सकता है मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को, जो भी एचयूएफ की है। एलोकेशन ऑफ फंड करता है, किसको पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किसके हिसाब से क्या डिसीजन लेनी है, ये सब करता है। दूसरा और क्या करता है, करता रिप्रेजेंटेशन ऑफ केस करता है। क्या करता है, विड्रॉल ऑफ द केस कर सकता है फ्रॉम द एचयूएफ के बिहाफ पे। इसके क्वेश्चन डिपेंड करते हैं, अगर कर्ता बेनिफिट के लिए कर रहा है तो हाँ वो कर सकता है। ठीक है, और क्या करेगा, कर्ता जितने भी माइनर्स हैं उनके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है, कर्ता करता है। कर्ता थर्ड पार्टी से डील करता है जब बात आ रही है एचयूएफ, अगर मान लो एक तरफ है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और दूसरी तरफ है अदर पार्टी, तो बीच में जो होगा ना वो होगा कर्ता, वो डील करेगा हमेशा थर्ड पार्टी से। ठीक है, तो इस तरीके से रोल बनेगा। और कर्ता की क्या पावर होती है, जितनी भी अनमैरिड डॉटर्स हैं उनकी शादी कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की होती है। जितनी भी वुमेन्स हैं, जितनी भी डिपेंडेंट हैं, उनको मेंटेन करने की ड्यूटी एक तरीके से कर्ता की होती है। एंशिएंट लॉ में अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं, मॉडर्न लॉ में पढ़ेंगे अलग हैं। ठीक है, इस हिसाब अभी हमने देखिए मोस्टली कर्ता का सारा पोर्शन कर लिया है। ये हेडिंग्स बन सकती थी जितनी भी, वो मैंने आपको करा दी हैं कि कर्ता कौन होगा,
क्या क्या उसकी पावर होंगी, ये सब कुछ। बट अब जो हमारा बेसिक कंसर्न है कि क्वेश्चन कैसे आएगा, इस पे पूछा जा सकता है कि क्या डॉटर एज ए कोपार्टनर बन सकती है? हाँ, बन सकती है। इंट्रोडक्शन में इनकी पोजीशंस क्या आएंगी, उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। कर्ता माइनर बन सकता है या नहीं, ये आपसे प्री में पूछा जा सकता है, मतलब एआईबी में एक क्वेश्चन हो सकता है। क्या एक से ज़्यादा कर्ता हो सकते हैं? इसका आंसर नो है। पोजीशन कैसी होती है, क्या वो मैनेजर, ट्रस्टी या फिड्यूशरी, इनकी क्वालिटी उठाता है, बट ये नहीं होता है, ये यूनिक पोजीशन इंजॉय करता है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिप्रेजेंटेशन, एचयूएफ को रिप्रेजेंट कौन करेगा? एचयूएफ को रिप्रेजेंटेशन का काम कर्ता का होता है। क्या करता है? सैलरी लेता है। एंशियंट टाइम में इसका आंसर था नो, बट मॉडर्न टाइम में अभी चेंज हो गया है। तो एज ऑफ नाउ यही बेसिक एलिमेंट है, यही बेसिक क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड अगर और भी कोई टॉपिक आता है तो आप वो मुझे बताइए, मैं उसको कंटिन्यू करूँगी। अभी तक के लिए मेरे को लगता है कि मैंने कर्ता के ऊपर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। एक आधा अगर पॉइंट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको ऐड करने का कोशिश करूँगी अगली बार। थैंक यू सो मच। और हाँ, हिंदू लॉ का हम इसी तरीके से क्या करेंगे, अनकोडिफाइड लॉ को 5 या 10 वीडियो में एक बार सम अप कर देंगे। अगला वीडियो हम पार्टीशन पे लाएंगे कि पार्टीशन कैसे होता है, क्या होता है, कौन डिमांड कर सकता है, कब डिमांड कर सकता है, क्या पार्टीशन को रीओपन किया जा सकता है, इन सब पे। ठीक है। एंशियंट लॉ और थोड़ा सा मॉडर्न लॉ देख लीजिए। अगर मेंस भी आता है तो ये पॉइंटों को मगअप करके आप थोड़ा सा एलोबरेट करके आप करेंगे, आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।